नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। बुधवार को एसपी ऑफिस पर शहर के सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जैतपुरा के रहने वाले सुमित पालवी अपने परिजनों के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी के नाम एक शिकायती आवेदन दिया। आवेदन में बताया कि गत 4 मई की रात को जब सुमित अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने गए थे, इस दौरान उनके घर पर 5 चोरों ने धावा बोला और करीब 15 लाख रुपए कीमत के जेवरात, नकदी सहित अन्य सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इस संबंध में पीड़ित के द्वारा नीमच सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस ने मामले में संलिप्त 5 आरोपियों में से 3 को तो गिरफ्तार कर लिया, मगर शेष 2 आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया। दोनों आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस के द्वारा अब तक चोरी का सामान, नकदी जेवरात बरामद नहीं किए गए हैं। पीड़ित परिवार ने आवेदन के माध्यम से एसपी से मांग की है कि जल्द से जल्द पुलिस चोरी गए माल की बरामद कर उन्हें सौंपे। क्या मामला है, किस बात को लेकर आप यहाँ पर आए हैं, कहाँ से हैं? मैं सर जैतपुरा से आया। 4 तारीख को रात्रि मेरे घर में चोरी हुई। कम से कम 15-1 लाख रुपए का मेरे सोना चांदी जेवरात और नकदी चोर ले गए, जिसमें से 3 पकड़ में आ गए और पकड़ाने में मैं खुद था सर। हमारे गांव लगता है भरखेड़ा मनासा के पास, वहाँ के है। इसमें से 2 फरार है, उनके पास माल बताया जा रहा है और उनको पुलिस पकड़ नहीं रही। और हमारा ये कहना है पुलिस वालों से कि सर उनको पकड़ो और मेरा माल बरामद कराया जाए। जो 3 व्यक्ति पकड़ा है वो उनसे उन्होंने कबूल कर लिया सर कि हाँ हमने 5 लोगों ने मिलके करी और 500 नाम दर्ज रिपोर्ट भी हो चुकी है सर। उन 3 को पुलिस ने नहीं पकड़ा गया? उनको 3 को पुलिस ने पकड़ा और उसमें हमने साथ में रह के सहयोग करा पूरा और पकड़ के दिया। इसके बाद कहाँ की और कहाँ हुई थी ये चोरी, कहाँ की घटना है? ये चोरी जैतपुरा में हुई सर, मेरे घर पे। कितनी तारीख को हुई? 4 तारीख को रात्रि। अभी आप यहाँ पर आए क्या? एसपी साहब से यहाँ आए थे मिलने, तो सर तो मिले ही नहीं, तो यहाँ आवेदन दिया है। अब देखो सर से निवेदन है ये थाने पे सुनवाई नहीं हो रही क्या, इसलिए यहाँ पे आए? सुनवाई तो कर रहे सर, पर वो माल बरामद नहीं कर रहे। अच्छा, हमारा उनसे ये निवेदन है सर, इतने दिन हो गए, 4 तारीख की घटना है और अभी तक माल बरामद नहीं हुआ। उन चोर को पकड़ा जाए। वो तो सर 2 फरार कर दिए उनके घर वालों ने, वो भी हमारे गांव भी लगता है वो भरखेड़ा, वहाँ हमारे परिवार के भी रहते लोग, तो उनको फरार कर दिया गया है। तब उनको पुलिस ने, मैं कह रहा हूँ सर किसी को उठा के लाओ तो वो आएंगे, उनको तो दूर कहीं भेज दिया क्योंकि माल ज़्यादा है। 10 से 15 लाख रुपए का माल है सर मेरा। कुछ भी नहीं, मेरे को सर न्याय मिले, हमारा ये निवेदन की। क्या नाम है? सुमित मेरा नाम है सर। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना नदी में 8 करोड़ की लागत से सीवर का कार्य शुरू होना था, किंतु रेलवे ब्रिज व मुक्तिधाम ब्रिज बनने से पानी को रोक दिया, जिससे नदी में पानी होने के कारण सीवर का कार्य लेट हो गया, जबकि अब तक तो सीवर का कार्य पूर्ण हो जाना था। मंदसौर शहर के गंदे नालों का पानी शिवना नदी में ना मिले, इसके लिए 8 करोड़ से सीवर का कार्य शुरू होना था, किंतु रेलवे ओवरब्रिज व मुक्तिधाम स्थित नवीन ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के चलते शिवना का पानी बहने से रोक दिया, जिस वजह से मंदिर स्थित शिवना नदी में पानी अधिक होने से सीवर का कार्य शुरू ही नहीं हो पाया, जबकि अभी तक तो कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करना था। किंतु ठेकेदार की भी मजबूरी है कि शिवना का पानी कम हो तो वह कार्य शुरू करने के लिए मशीन शिवना नदी में उतारे, लेकिन अब नदी में थोड़ा पानी कम हुआ है, जिसके चलते सीवर का कार्य आज से शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते पोकलेन मशीन को शिवना नदी में उतारकर सीवर का कार्य शुरू करने के लिए नदी के किनारे खुदाई का कार्य चल रहा है। तो वहीं पिछले कई दिनों से रामघाट से पशुपतिनाथ मंदिर तक बनने वाले नवीन घाट का निर्माण कार्य बंद पड़ा था, वह भी आज से शुरू कर दिया है। जल्द ही बारिश से पूर्व शिवना के नवीन घाट का निर्माण कार्य भी पूर्ण होने की संभावना है। तो वहीं सीवर का कार्य अगर बारिश से पूर्व पूरा नहीं हुआ तो फिर अगले साल यानी कि 2025 के गर्मी में सीवर का कार्य पूरा होगा। हालांकि ठेकेदार की कोशिश यही रहेगी कि सीवर के कार्य को अभी ही पूर्ण कर समाप्त कर दिया जाए। मेरा प्रमोद चौहान है। आज से सीवरेज का काम चालू करा है, कितना का प्रोजेक्ट है और क्या इसमें दिक्कतें आ रही है अभी? ये सबसे बड़ी दिक्कत तो पानी की आ रही है। जो पुल वगैरह जो बन रहे हैं आगे रेलवे के और उसके रोड के, तो उसकी जगह से वहाँ से पानी बंद करवा दिया है और उसके बाद में सारा ही पानी ब्लॉक हो रहा है और पानी काफ़ी उफान ले रहा है। उसकी वजह से सारा काम हमारा चल ही नहीं रहा, ना घाट का चल रहा है और ना ही सीवर का चल रहा है हमारा पानी है। सीवरेज का कितना का प्रोजेक्ट है? सीवर का 8 करोड़ के करीब होगा उसका हमारा। कब तक वो काम पूरा करना था और क्या? हमने तो 2-3 महीने में ही काम कंप्लीट करके देना था। सबसे बड़ी पानी की परेशानी आने की वजह से सारा काम रुका हुआ है हमारा और सभी से बोल रखा है हमने तो, और कोई भी नहीं सुनता उस चीज़ के लिए। शहर में विकास कार्य को लेकर प्रतिवर्ष नगर पालिका में करोड़ों का बजट पास होता है। इसमें सबसे अधिक राशि शहर में सड़क निर्माण कार्य को लेकर होती है। सड़क बनती भी है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने से कुछ ही समय में सड़क उखड़ जाती है।
मंदसौर नगर पालिका द्वारा शहर में सड़क तो बनवाई जाती है, किंतु कुछ समय बाद ही सड़क उखड़ने लगती है, जिसके चलते सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिसको सुधारने की नगर पालिका के अधिकारियों के पास समय ही नहीं है। शहर विकास कार्य को लेकर नगर सरकार में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का बजट सिर्फ सड़क निर्माण के लिए ही पास होता है, किंतु यह शहर का दुर्भाग्य है कि शहर में बनने वाली सड़क को देखने वाला कोई जिम्मेदार नहीं है। नगर पालिका द्वारा सड़क निर्माण का ठेका देने के बाद उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखती है कि सड़क गुणवत्तापूर्ण बनी है या नहीं, सड़क निर्माण कार्य में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। लेकिन इन सब के लिए नगर पालिका अधिकारियों के पास समय नहीं है, तो वहीं जनता के द्वारा चुनकर भेजे गए पार्षद, जिन्हें नगर के जनप्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है, किंतु वह भी सड़क निर्माण कार्य में कोई ध्यान नहीं देते या देना नहीं चाहते हैं, जिसके चलते नई बनने वाली सड़क 4-5 माह में ही दम तोड़ देती है और जगह जगह से उखड़ने लगती है। अगर बात शहर के रेलवे स्टेशन रोड की करें तो यहाँ की सड़क काफ़ी लंबे समय से खराब है, जिसकी वजह से छोटी मोटी दुर्घटना रोजाना हो रही है, किंतु इस और ध्यान देने वाला कोई नहीं है। जबकि इसी खराब सड़क से दिन में कम से कम एक बार शहर का हर आम नागरिक सहित जिम्मेदार लोग भी गुजरते हैं, तो क्या जिम्मेदारों को यह खराब सड़क नहीं दिखाई देती है? किंतु कहते हैं जब काम करने की इच्छा शक्ति ही ना हो तो फिर ध्यान देकर क्या करना। कुछ ऐसा ही हाल वर्तमान की नगर पालिका परिषद में चल रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अजय सोनी। देखिए बताएं किस प्रकार से सड़क की हालत है, रेलवे स्टेशन रोड की क्या क्या? विगत 5-6 महीनों से ज़्यादा ही हो गया होगा इस रोड को ऐसे गए। इस रोड के ख़राब होने की वजह से आम नागरिक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अचानक गाड़ी अगर सामने आ जाए इस जगह पे तो गाड़ियों से गिरते हैं लोग और अन्य तरह की समस्या है। इतने से टुकड़े को ठीक करने में कम से कम 6 से ज़्यादा महीने ऊपर लगा दिए, पर अभी इस रोड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। दुर्घटनाएं भी हो रही है। और 2000 दिन में अगर इसका देखा जाए तो कम से कम 4-6 लोग तो ऐसे होते हैं जो इस रोड का शिकार होते हैं और गिरते हैं गाड़ी सहित। गाड़ियों का नुकसान हो रहा है वो अलग है, और आदमियों को जब गिरते हैं तो हाथ पैर में लगती है तो उनको भी चोट वगैरह लगती है। तो मतलब सब तरीके से इस रोड की वजह से आम आदमी परेशानी में निकल रहा है और गुजर रहा है दिन। कई जगह सड़क पे देखने में आ रहा है कि उखड़ गई है या गड्ढे पड़ गए, कई लोग परेशान हो रहे हैं। क्या निश्चित रूप से ये मंदसौर का दुर्भाग्य है कि मंदसौर नगर पालिका को कर तो लेना है लेकिन करना कुछ नहीं है। आप मंदसौर नगर में जब हम लोग रेलवे स्टेशन रोड पर जाएंगे तो इस मंदसौर क्षेत्र का हर क्षेत्र का नागरिक एक ना एक बार रेलवे स्टेशन की तरफ जरूर जाता है। वहाँ पर जो सड़कों का हाल है वो आपसे और हमसे कोई अछूता नहीं है, छिपा हुआ नहीं है। वहाँ पर प्रतिदिन एक एक्सीडेंट रोज़ हो रहा है, वो देन नगर पालिका की है। BSNL टावर के यहाँ चले जाओ तो बचने में नाली के अंदर गाड़ी गिर जाती है, ये देन नगर पालिका की है। अंबेडकर चौराहे के इधर जाओ तो वहाँ सड़कें से बचें या गाड़ी से बचें। यातायात और सड़कों का ऐसा जाल बिछा हुआ है कि सड़कें इतने गड्ढे हो चुके हैं कि पता ही नहीं लगता है कि सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है। निश्चित रूप से ये जो पेच वर्क है ये नगर पालिका के भ्रष्टाचार का एक माध्यम बन चुका है। एक बार में वो सड़क को खोद करके उसको रिपेयर नहीं करना चाहते हैं। हर 4-4 महीने में उसको गड्ढे भरने के नाम पर जिस तरह से पेच वर्क किया जाता है उसमें इनका एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आता है। निश्चित रूप से मंदसौर नगर की जो जनता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है कि आखिर हमने ऐसी कौन सी सरकार को चुन के भेज दिया कि जिसकी वजह से आज हमें इतना दुख और इतना संकट झेलना पड़ रहा है। शहर में कई जगह बड़ी बड़ी इमारतों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, तो वहीं शहर के सरकारी भवनों पर भी नियमों के विपरीत होर्डिंग लगे हैं, जिनका नगर पालिका में रिकॉर्ड दर्ज होना अनिवार्य है। मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र में होर्डिंग लगाने को लेकर नगर पालिका से परमिशन लेना अनिवार्य होता है, किंतु शहर में ऐसे कई बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं जो नियमों को ताक पर रखकर इमारतों पर खड़े कर दिए हैं, जिससे बारिश के दिनों में आने वाले आंधी तूफान के दौरान बड़ी दुर्घटना होने का डर लगा रहता है। प्रतिवर्ष नगर पालिका द्वारा शहर में होर्डिंग लगाने को लेकर विज्ञापन एजेंसियों को टेंडर के माध्यम से ठेके दिए जाते हैं, तो वहीं पिछले वर्ष हुए ठेके 31 मार्च 2024 को उनका समय खत्म हो गया। उसके बाद भी अब तक नगर पालिका द्वारा टेंडर निकालकर नए ठेके नहीं दिए हैं, यानी कि सीधे सीधे नगर पालिका को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो वहीं विज्ञापन एजेंसियां भी पैसे नहीं जमा करवा कर डबल लाभ कमा रहे हैं। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि किसी भी सरकारी भवन या भवन की दीवार पर किसी तरह का विज्ञापन होर्डिंग नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद भी शहर में कई सरकारी भवन पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं। इसके साथ ही शहर के सरकारी स्कूल की दीवारों पर भी होर्डिंग लगे हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है। सर, होर्डिंग को नगर पालिका के क्या नियम रहते हैं हटाने के? देखिए, होर्डिंग जब हम किसी को देते हैं, प्राइवेट मकान पे जो लोग लगाते हैं, तो एक स्टेबिलिटी टेस्ट
कराते हैं इंजीनियर के द्वारा। इंजीनियर ये लिख के देता है कि यह होर्डिंग जो लगा हुआ है या जो लगाना है इसको इस तरीके से लगाना है, या जो लगा हुआ है यह मजबूत है या नहीं। बिना स्टेबिलिटी टेस्ट के, जांच के हम किसी को होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं देते। अभी हमारे शहर में ऐसी कोई खतरनाक होर्डिंग्स की समस्या सामने नहीं आई है जिसमें हमें अति विशेष ध्यान देना पड़े। फिर भी हमने अभी हाल में परीक्षण कराया है तेज़ आंधी और बारिश को देखते हुए। अभी रिपोर्ट आना शेष है, परंतु ऐसी कोई विशेष समस्या मंदसौर शहर में नहीं है। मंदसौर लोकसभा सीट पर चौथे चरण के तहत मतदान पूरा हुआ, जिसके बाद जिला निर्वाचन विभाग द्वारा सभी ईवीएम मशीन को संपूर्ण सुरक्षा के साथ पीजी कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। जहां एक और ईवीएम को लेकर प्रशासन की सुरक्षा है, वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर के समर्थक भी दिन रात निगरानी कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता सीसीटीवी कैमरे की एलईडी पर दिन रात तस्वीरें देखकर निगरानी में जुटे हैं। मंदसौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर के समर्थक मांगीलाल गुर्जर ने बताया कि प्रशासन की ओर से ईवीएम को सुरक्षा के बीच रखा है। प्रशासन पर भरोसा है, लेकिन भाजपा कुछ भी कर सकती है। वहीं कांग्रेस की इस बात पर भाजपा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। वहीं मंदसौर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर दिलीप कुमार यादव भी प्रतिदिन यहां पहुंचकर स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर रहे हैं। मंदसौर जिले में 1137 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनकी करीब 3000 से अधिक ईवीएम मशीन को मंदसौर के पीजी कॉलेज स्ट्रांग रूम में रखा गया है। ईवीएम मशीन यहां पर पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था के साथ रखी है, जिन्हें अब लोकसभा चुनाव के परिणाम वाले दिन यानी 4 जून को बाहर निकाला जाएगा। क्या नाम है आपका और क्या कारण है यहाँ पे? मांगीलाल गुर्जर नाम मेरा, मेरे कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर तरफ से बैठे हमने पूरा लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कराया। हमने वो हर मतदाता से मिले हैं, तो इसलिए हमारा भी एक फर्ज बनता है। हमारे प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर जी का आदेश था कि अपन कलेक्टर साहब से अनुमति लेके ने हम यहाँ ठहरे। देखो, हम 4 आदमी की परमिशन मिला है हमें, और हमें 15-20 दिन तो लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण करा है, और अभी 20 दिन और भी बचे हैं। पूरा 20 दिन ही हमको यहाँ रुकना है। कारण प्रशासन का तो पूरा सहयोग है, मिल रहा हमारे, लेकिन फिर भी हमें डर लगता है कि कुछ भी हो सकता है। इस ज़माने में आप भी जानते हैं, इसलिए हमें पूरा सतर्क से हमको रहना है। नहीं, देखो, आपको पता है भाजपा कुछ भी कर सकती है, इसलिए हमें पूरा सतर्क रहना है और अपने दम पे चुनाव लड़े हैं। हमें पूरी कार्यकर्ता की मेहनत ही रंग लाएगी, और हमने पूरी लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि पूरी मेहनत लगन से हमें विजय बनाएंगे, यही हम आशा करते हैं। हमें कम से 50 से 70 हज़ार का जीत का उम्मीद है हमें। क्या नाम है आपका, क्या लगता है आप उनको? मांगीलाल गुर्जर नाम है, वो हमारे परिवार के ही हैं, हमारे दिलीप गुर्जर जी। सर, आप निरीक्षण करना चाहते हैं और ये वोटिंग के बाद जब अपन स्ट्रांग रूम सील कर देते हैं कैंडिडेट्स की उपस्थिति में, उसके बाद में जो सिक्योरिटी रहती है 3 लेयर सिक्योरिटी है वैसे, और हमें भी रेगुलर इसमें इंस्ट्रक्शन करना होता है, तो उसी का एक पार्ट है। मेरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे 24/7 रहते हैं, और मैं भी इसमें रूटीनली आता रहता हूँ। और सभी विधानसभाओं से जो डिस्पैच के बाद में रिसीविंग यहीं पे होती है, यहीं पे अपने ईवीएम और उनके मटेरियल के स्ट्रांग रूम्स हैं, और 9 रूम्स है अपने पूरे ईवीएम के लिए, और 4 रूम उनके सभी विधानसभाओं के मटेरियल के लिए हैं। प्लस एक एसएलयू का रूम अलग से है आपकी बात, जिसमें एसएलयू जो सिंबल लोडिंग यूनिट्स रखी गई है, और पूरा सिक्योर्ड है, पूरा कैंपस पूरा सिक्योर्ड है। सभी सारी जो कार्रवाई है कैंडिडेट्स की उपस्थिति में की जाती है, और 24/7 यहाँ पे सीएपीएफ भी रहती है, आर्म फोर्स भी रहती है, 3 लेयर सिक्योरिटीज में रहती है। प्लस पूरा वेबकास्टिंग के तहत इसमें सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, जहाँ पे पूरी निगरानी कैंडिडेट्स यहाँ पे खुद भी कर सकते हैं। उनके लिए कैमरा का यहाँ पे आउटर में वो भी दिया गया है, पूरा सेटअप भी दिया गया है, तो पुलिस सिक्योर्ड कैंपस है, कोई इशू नहीं है। कितना, जैसा मैंने बताया, अंदर सीएपीएफ की कंपनी रहती है, देन बाहर स्टेट पुलिस का रहता है। इसमें तो पूरा एक लेयर वाला कॉन्सेप्ट रहता है, और 8 घंटे के हिसाब से इनकी ड्यूटीज रहती है। कितने टोटल रूम्स है और कितने एरियाज है? और टोटल अपने बूथ के हिसाब से 1137 बूथ है, तो सभी में जैसे बीओसीओ एंड वीवीपैट है, तो ऑलमोस्ट 3000 प्लस अपने पूरी मशीन्स रहेंगी। कुछ चेंज भी होती है उस दिन, तो वो भी रहती है यहाँ पे, और उन्हीं का सेम सभी का मटेरियल भी रहता है यहाँ। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी बैठी है, क्या है परमिटेड है? कैंडिडेट्स को यहाँ रहना परमिटेड है, वो परमिशन लेते हैं यहाँ रुकने की, तो वो इसको पूरी प्रोसेस को देख भी सकते हैं, और सीसीटीवी कैमरा की एक्सेस भी दी गई है, तो उसके तहत वो देख सकते हैं। तो कैंडिडेट्स रह सकते हैं यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। सर, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हैं, उनका कहना है कि प्रशासन पे तो भरोसा है, लेकिन बीजेपी कुछ भी कर सकती है।
देखिए, कांग्रेस हमेशा से आरोप प्रत्यारोप का दौर करती रही है। लोकतंत्र पे हमको विश्वास है, प्रशासन पे हमको विश्वास है, पर कांग्रेस हमेशा कहती है कि हमें विश्वास नहीं है। उनको शुरू से ही कन्फ्यूजन की स्थिति में रही है कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास करती है, जनता पर विश्वास करती है, और पुलिस प्रशासन दोनों ही मिलकर के मुस्तैदी से ईवीएम की मशीनों की सुरक्षा ठीक से कर रही है, काउंटिंग भी ठीक से कराएगी। निश्चित तौर पर ये मोदी का दौर है और मोदी जीतेंगे, और हमारे सुधीर गुप्ता भी 6 लाख से ऊपर जीतेंगे। यहाँ कांग्रेस के जो बाहर लोग बैठे हैं वो भी जीत का दावा कह रहे हैं कि हम 50 से 70 हज़ार की वोटिंग से लीड लेंगे सर, इस पर क्या? देखिए, कांग्रेस हमेशा झूठे वादे, झूठ बोलने का काम हमेशा करती थी। वो कमलनाथ, भंटाडार जो जिसे हम कहते हैं, दिग्विजय सिंह की सरकार भी भंटाडार रही है, और आज भी कांग्रेस अभी इस उम्मीद में है कि हम जीतेंगे। पर निश्चित तौर पर हम कहते हैं हमें जनता पर विश्वास है, जनता ने निश्चित तौर पर कमल के फूल को वोट दिया है, और हमारा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता जी 6 लाख वोटों से निश्चित तौर पर मंदसौर लोकसभा में जीतेंगे। कांग्रेस के लोग बाहर जो स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस जब स्ट्रांग रूम के बाहर बैठी है तो उनको विश्वास ही नहीं है लोकतंत्र पे, प्रशासन पे विश्वास नहीं है, जनता पे विश्वास नहीं है। तो मुझे बताइए, जब उनको विश्वास ही नहीं है तो किस आधार पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस? मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि क्यों बैठे हैं स्ट्रांग रूम के बाहर, उनको किस बात का डाउट है, किस बात का विश्वास नहीं है? अरे मोदी जी तो गारंटी ले रहे हैं गरीबों की, युवाओं की, श्रमिकों की, महिलाओं की, सभी की गारंटी ले रहे हैं। तो हम तो कांग्रेस की गारंटी भी लेते हैं कि उनको भी विकास करेंगे हम लोग। आपका नाम और पोस्ट? विजय अटवाल, जिले का महामंत्री मंदसौर। मंदसौर में रफ्तार का कहर सामने आया है। गूगल मैप पर रास्ता देखकर चल रहे कार चालक ने अपनी कार का बैलेंस खोया और एक बाइक सवार शख्स को जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत यह रही कि घटना में बाइक सवार ऋतिक निम्बोदिया नामक युवक को ज्यादा चोटें नहीं आई। वहीं कार एक पेड़ से जा टकराई, जिसमें कार चालक भी मामूली घायल हो गया। दरअसल घटना मंदसौर जिले के शामगढ़ नगर की है। यहाँ बीते बुधवार दोपहर आगरमालवा जिले के रहने वाले विष्णु तंवर अपनी कार लेकर एक होटल जा रहे थे। विष्णु, जो कि शहर से अनजान थे, तो वह गूगल मैप के माध्यम से रास्ता देखकर चल रहे थे। तभी मोबाइल पर ध्यान के चलते कार ड्राइविंग से ध्यान हट गया और कार सड़क पार कर रहे बाइक सवार युवक से जा टकराई। जानकारी में सामने आया कि जब बाइक चालक युवक अचानक कार के सामने आया तो कार चालक ने अपना आपा खो दिया और ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। हालात ये बने कि तेज रफ्तार कार युवक ऋतिक को टक्कर मार पेड़ से जा टकराई। इस पूरे घटनाक्रम का लाइव सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। गनीमत रही कि बाइक चालक युवक और कार चालक को मामूली चोटें आई, जिन्हें नगर के ही अस्पताल में उपचार के बाद घर भेज दिया गया। नीमच जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर सिंगोली तहसील अंतर्गत आने वाले गांव डाबला कला में बीते दिनों 4 धाम यात्रा के लिए निकली एक महिला की जमुनोत्री में मौत हो गई। दरअसल आज से करीब 10 दिन पूर्व 6 मई को गांव डाबड़ा कला की एक महिला संपत्ति भाई धाकड़ गांव की 10 अन्य महिलाओं के साथ बस से 4 धाम यात्रा के लिए रवाना हुई थी। वहीं यात्रा के दौरान चलते समय चौथे दिन 10 मई जमुनोत्री में संपत्ति बाई की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सहयात्रियों और बस के स्टाफ द्वारा उन्हें चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि संपत्ति बाई यात्रा के दौरान चलते समय सीने में दर्द हुआ, साथ ही वह ऑक्सीजन की भी कमी महसूस हो रही थी। प्रारंभिक तौर पर संपत्ति बाई की मौत हार्ट अटैक से मानी जा रही है। वहीं संपत्ति बाई के शव को परिजन 12 मई को डाबला गड़ा लेकर पहुंचे, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शोक प्रकट करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। मामले पर संपत्ति बाई के पुत्र जमनालाल ने जानकारी देते हुए बताया कि माता 6 मई को गांव की 10 अन्य महिलाओं के साथ यात्रा के लिए रवाना हुई थी। जमुनोत्री में तबीयत बिगड़ जाने पर उन्हें अस्पताल ले गए, जहां मृत घोषित कर दिया। वहीं उनके एक रिश्तेदार मां के शव को लेकर 11-12 मई की रात्रि में वहां रवाना हुए, तब उन्हें माता के देहांत की जानकारी दी। गुरुवार को नीमच के दशहरा मैदान स्थित विभिन्न खाद्य सामग्री की दुकान पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दशहरा मैदान स्थित कैलाश पाव भाजी सेंटर, मेनारिया चाट सेंटर और श्रीराम रसधारा जूस सेंटर पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने जूस, चाट आदि सामग्री के नमूने लिए और दुकानदारों को साफ सफाई रखने की हिदायत दी। सैंपल के नमूने भी चलित लैब वैन में जांच के लिए दिए गए। गन्ने का रस निकालते समय गन्नों को धोने आदि सामग्री में अच्छे खाद्य पदार्थों का और शुद्ध खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने, साफ सफाई रखने आदि की समझाइश भी दी। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा दुकानदारों को चेतावनी दी, यदि उनके खाद्य सामग्री में किसी भी प्रकार की मिलावट या नुकसानदायक पदार्थ पाया जाता है और जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी यशवंत शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सर, आज दशहरा मैदान में किस प्रकार की खाद्य विभाग द्वारा यहाँ पर समझाइश दी गई, क्या पूरा? श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जो चलित खाद्य प्रयोगशाला है उसके द्वारा जो है आज यहाँ पे दशहरा मैदान पर करीब 4 या 5 संस्थानों को गर्मी के मौसम को देखते हुए, चूँकि बर्फ़ और जूस बनाते हैं गन्ने का,
तो इनको कुछ समझाइश भी दी और अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया इनका, जिससे कि खाने वाला बर्फ यूज़ करें, गन्ने को धो के यूज़ करें, अपने हाथों को साफ रखें, है ना, क्योंकि जूस जो खाते हैं वो डायरेक्टली जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है अगर गंदे बैक्टीरिया अगर गए उसमें। इसी ढंग की कार्रवाई यहाँ पे की गई और कुछ नमूने हम चलित लेबोरेटरी में जांच के लिए लिए हैं और उनको जांच करेंगे लेबोरेटरी में। अगर कुछ गड़बड़ आएगी तो फिर इनकी लीगल कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से ये कैलाश पाव भाजी, मेनारिया चाट फूड और विश्वनाथ चाट फूड, श्री राम रसधारा, इन सभी से कुछ सैंपल लिए। पानी के भी जांच की हमने कि कितना इसका पीएच वैल्यू कितनी है। पीएच वैल्यू ऐसे 6.88 की कुछ समथिंग आई, जो ठीक है, पीने योग्य है। और बर्फ़ भी पीने योग्य है कि नहीं उसकी भी जांच की गई है और समझाइश भी दी गई कि ऐसा कोई अखाद्य चीज़ या अखाद्य बर्फ़ यूज़ न करें जिससे डायरेक्ट जो है वो जूस में जाके हानिकारक हो। जी, मैं यशवंत कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नीमच। नीमच जिले के जीरन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव बगोड़ा 13 मई को जमीन विवाद के चलते पड़ोसी द्वारा एक महिला को अकेला देखकर उस पर ईंट पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं मंगलवार को पीड़ित परिवार और समाज के लोग नीमच एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और धाराएं बढ़ाए जाने की मांग का एक ज्ञापन दिया। इस आशय का ज्ञापन एसपी ऑफिस में सिटी थाना प्रभारी उमेश यादव ने लिया। इस दौरान पुलिसकर्मी और पीड़ित परिवार के परिजन, समाजजन और ग्रामीण उपस्थित रहे। 13 मई की सुबह जब पीड़ित महिला प्रेमलता बाई पति बनवारी लाल पाटीदार अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, इसी दौरान पड़ोसियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। ईंट पत्थर से हुए हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि पड़ोसी परिवार द्वारा उनकी जमीन को हथियाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में उनके द्वारा पूर्व में भी जीरन स्थान पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब मारपीट के बाद जो धारा लगाई है वह नाकाफी है, उन्हें बढ़ाया जाए। हम जीरन थाना क्षेत्र के बमोरा गांव से हैं और ये मामला मेरी चाची जी का है, जिसके ऊपर हमारे पास वाले जो पड़ोसी हैं उन्होंने मेरी चाची को अकेला देख करके छत पर से पत्थर फेंके। वो हमारे हिस्से की ज़मीन हथियाना चाहते हैं और वो काफ़ी दिनों से इस ताक में थे कि वो अकेला देख करके इनके ऊपर कोई हमला करें। गत दिनों से छोटे मोटे हमले तो वो करते ही आ रहे हैं, धमकियां देते आ रहे हैं, जानलेवा धमकियां, जिसके लिए हमने जीरन थाना में पहले भी कंप्लेंट्स की हैं और परिवाद दिए हैं, लेकिन उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जिसका आज ये नतीजा है कि आज उन्होंने पत्थर फेंका है 30-35 किलो का, जिसके वजह से उनको सर पे चोट लगी है और वो बहुत ही गंभीर रूप से आईसीयू में घायल होकर भर्ती हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारी मदद करे और किसी भी तरीके से आज जो धाराएं एफआईआर में लॉन्च की हुई है वो आप अगर देखेंगे कि पेशेंट की जो हालत है उनको देख करके जो धाराएं लगनी चाहिए, अभी तक प्रशासन की ओर से वो धाराएं लागू नहीं की गई है। हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि आगे कोई जान और मान की हानि न हो और किसी महिला के ऊपर इस तरीके की अभद्र और जानलेवा हमला न हो, उसके लिए प्रशासन से हम मदद चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उचित कानूनी कार्रवाई हो और हमें न्याय मिले। जिसने हमला करा वो कौन लोग थे और क्या कुछ उन्होंने हमला? वो हमारे पड़ोसी हैं और वो प्रेम शंकर पाटीदार और उनके पुत्र राहुल पाटीदार, और घर की महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने जेंट्स ने ऊपर से छत पे से पत्थर फेंके हैं और नीचे से खिड़की से महिलाओं ने ईंटें और छोटे पत्थर बरसाए हैं। ये चुनाव के दिन 13 तारीख की घटना है, जब सब सुबह 6:30 बजे सब लोग वोटिंग के लिए रेडी हो रहे थे। क्या अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। हम एफआईआर वगैरह दे चुके हैं, लेकिन धाराएं भी ऐसी है जो हम नहीं मानते वो उचित है। हम चाहते हैं कि उचित धाराएं लगे, 307, 452 जैसी धाराएं लगे, ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और हमें न्याय मिल सके। जो जमीन है वो किसकी थी और वो हथियाना चाहते हो जमीन किसकी थी? जो ज़मीन जिसके लिए झगड़ा हो रहा है वो ज़मीन हमारी अपनी निजी खरीदी हुई ज़मीन है और वो हमको इस ज़मीन को हथियाने के लिए परेशान कर रहे हैं। आपका नाम? प्रियंका पाटीदार। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए टाइम।